हाँ जी, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के इस प्लेलिस्ट के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ब्लूप्रिंट के आधार पर उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि I बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा क्या प्रदर्शित करता है। तो I बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा मेलस के नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपसे अगर मेलस का नियम पूछे तो आप कह देना कि मेलस का नियम जो होता है I बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे स्नेल का नियम आप जानते ही हो, साइन आई बटा साइन आर बराबर n/1 होता है। ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन ये है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों में कलांतर कितना होता है, यानी फाई का मान कितना होता है। तो देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो फाई 2n पाई होता है। यहाँ पर n का मान 0 1 2 3 होता है, तो फाई यहाँ पर आता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कलांतर जो होता है वो समगुणज होता है पाई का। क्या होता है? समगुणज होता है पाई का। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में कलांतर फाई बराबर होता है 2n+1 गुणा में पाई, और n का मान यहाँ पे 0 1 2 3 4 होता है। तो फाई का मान आता है पाई 3 पाई 5 पाई। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये विषम गुणज होते हैं। क्या होते हैं? ये विषम गुणज होते हैं। तो यहाँ पे हमने समपोषी व्यतिकरण देख लिया, तो इसके आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों में कलांतर कितना होगा। तो यहाँ पे पाई बटा 2 दे रखा है, ये भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, पाई बटा 4 भी नहीं होगा। तो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर 2 पाई होता तो 2 पाई भी हो सकता था, 4 पाई होता तो 4 पाई भी हो सकता था। तो इसका सही आंसर होगा 0। अब इसी में हम थोड़ी और बातें सीख लेते हैं कि पथांतर कैसे निकालते हैं। तो पथांतर निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है λ/2 पाई गुणा में फाई। पथांतर निकालने का सूत्र क्या होता है? λ/2 पाई में गुणा फाई। और समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालना है तो फाई का मान कितना रखेंगे? 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो n लैम्बडा बचेगा। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर निकालना है तो λ/2 पाई और यहाँ पे 2n+1 पाई। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 2n+1 λ/2। तो ये इसका पथांतर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य कोण कितना होगा। तो पहली बात तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश जिसमें सारे कंपन एक ही दिशा में संचरित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपन तल होता है जिसमें सारे जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं, एक में प्रकाश ध्रुवित होता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि ये जो है इसको अपन बोलते हैं कंपन तल, और ये जो है इसको अपन बोलते हैं ध्रुवण तल। तो ये एक दूसरे, और ये जो हरी लाइन जो दिख रही है वो तरंग संचरण की दिशा को बता रही है। तो कंपन तल और ध्रुवण तल जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सबसे पहले किसने दी थी। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सबसे पहले हाइगेंस ने दी थी। किसने दी थी? हाइगेंस ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। ध्यान देना, यहाँ से हमें क्या कहा है कि स्पष्ट नहीं कर सकते। हम किसे स्पष्ट नहीं कर सकते? तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर सकते। यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश का व्यतिकरण स्पष्ट किया जा सकता है, विवर्तन स्पष्ट किया जा सकता है, ध्रुवण को स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता? वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, दो ससंजक एक वर्णी प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः I और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं क्या होगी। तो देखो, जब ये अध्यारोपित होते हैं तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं क्या हो सकती है। तो तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I डैश बराबर I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, ये होता है। तो अगर हम उच्चिष्ट पर बात करते हैं तो उच्चिष्ट पर फाई का मान होता है 0 होता है। तो कोस फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे I1 की जगह I रखेंगे, I2 की जगह 4I रखेंगे, 2√I और डॉट 4I। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9I आएगा। तो उच्चिष्ट पर कितना हो जाता है? 9I हो जाता है। निम्निष्ट पर निकालते हैं हम। निम्निष्ट पर, तो निम्निष्ट पर जो फाई होता है वो पाई 3 पाई और कोस फाई। तो यहाँ पे कलांतर जो आता है वो विषम गुणज के रूप में आता है। तो विषम गुणज में जो आएगा कोस फाई का मान -1 आता है। तो यहाँ पे अपन -1 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसकी तीव्रता कितनी आएगी? I।
तो दो संजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं अगर I और 4I हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की संभव तीव्रताएं 9I और I होगी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 9I और I होगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद है 8वां प्रश्न, तरंगों के दो स्रोत कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं यदि, यानी तरंगों के दो स्रोत जो हैं वो कला समृद्ध स्रोत होंगे कब। पहला ऑप्शन दे रखा है कि दोनों के कंपनों के आयाम बराबर हो, दूसरा ऑप्शन है दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करते हो, और तीसरा है दोनों समान तरंग दैर्घ्य की उत्पन्न करते हो और जिनकी कला स्थिर हो, और चौथा है दोनों समान वेग की तरंगें उत्पन्न करते हो। तो देखो दो तरंगों के दो स्रोत कला समृद्ध जब होते हैं जब उनकी कला क्या होती है, स्थिर होती है। कला क्या होती है, स्थिर होती है। तो कला स्थिर होनी चाहिए और समान तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो दो कला समृद्ध स्रोत वो कहलाएंगे जिनकी कला स्थिर होगी और दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर है व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण में क्या होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण में साबुन का जो बुलबुला होता है ना, तो साबुन के बुलबुले की ऊपरी सतह और निचली सतह पर जो होती है प्रकाश का अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण से यहाँ पे साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग में दोनों सिल्टों के बीच की दूरी को आधी एवं सिल्ट एवं पर्दे के बीच की दूरी को दुगनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र जो होता है वो बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है। यहाँ पे कैपिटल डी सिल्ट एवं पर्दे के बीच की दूरी होती है, स्मॉल डी दोनों सिल्टों के बीच की दूरी होती है। यानी चित्र आप बनाते हो तो चित्र में ये जो दूरी होती है ये स्मॉल डी होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैपिटल डी, ये पर्दे के बीच की दूरी होती है। तो नई स्थिति इसकी जब बनती है तो अपन कहते हैं बीटा डैश बराबर लैम्बडा कैपिटल डी डैश बटा स्मॉल डी डैश होता है। तो डी डैश जो होता है उसमें कितनी डी डैश जो है वो 2 गुना हो जाता है प्रारंभिक के, और जो स्मॉल डी डैश है वो आधा हो जाता है, d/2 हो जाता है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है कि जो नई फ्रिंज चौड़ाई बनी है वो पहली वाली की 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यलिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी स्मॉल डी है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि बीटा लैम्बडा के समानुपाती होता है। तो हमें यहाँ पे रंग दे रखे हैं, तो रंगों का तरंग दैर्घ्य हमें पता है कि रंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है जो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के रूप में होता है। तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है विबग्योर। तो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, उसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे बैंगनी ऑप्शन नंबर ए है, तो बैंगनी इसका सही आंसर होगा, इसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी। नेक्स्ट है इसके बाद में, प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव देखना आसान होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगें अधिक तरंग दैर्घ्य की होती है, इसलिए हो जाता है। क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर की कोटि की होती है, यानी अवरोधक और द्वारक का आकार 1 मीटर की कोटि का आसानी से मिल जाता है, इसीलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। तो विवर्तन की आवश्यक शर्त यही है कि भाई द्वारक का आकार लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए, जो कि ध्वनि तरंगों में संभव है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक दुर्वक स्थित है और दुर्वक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो देखो इसका आंसर हम मेलस के नियम से दे सकते हैं। मेलस का नियम I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री। तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा I बराबर I0/2, I बराबर I0/2, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसको अपन मेलस के नियम से कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त करती है किस बात को। तो प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है वो प्रकाश के दुर्वर्ण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, प्रकाश के दुर्वर्ण को व्यक्त करती है। ठीक है,
तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकाश के दुर्वण से व्यक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे दुर्वित की जा सकती है क्योंकि ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश तरंगों को हम दुर्वित कर सकते हैं क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 16वां है, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन। इसके बाद यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो ऐसा प्रश्न हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसी की होगी। तो इन रंगों में देखो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो है सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, नीला। तो नीले की तरंग दैर्घ्य कम है तो नीले की जो है फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। उसके बाद 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दुर्वण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे खालिस्तान प्रकृति की है। तो हमने अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पढ़ लिया था कि दुर्वण वही घटना है जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को बताती है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को खालिस्तान कहते हैं। तो बिंदु पथ को अपन कहते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या कहते हैं, तरंगाग्र। प्रकाश के खालिस्तान के कारण सीढ़ी रंगीन दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश के विवर्तन के कारण जो है सीढ़ी रंगीन दिखाई पड़ती है। रंगीन दिखाई पड़ती है नहीं, इंद्रधनुष का पैटर्न बनता है तो वो विवर्तन के कारण ही बनता है। तो उसका आंसर सही है, विवर्तन ही होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बतलाता है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो ये जो है ये परिभाषा हो गई द्वितीयक तरंगिकाएँ की। तो द्वितीयक तरंगिकाएँ कहेंगे क्योंकि उसका प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है तो उसे अपन द्वितीयक तरंगिकाएँ कहेंगे। फिर है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र खालिस्तान होता है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र होता है। कैसा होता है, गोलाकार तरंगाग्र होता है। इसी में हम एक और प्रश्न कर लेते हैं कि रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा होता है। तो रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। और नेक्स्ट है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम खालिस्तान होता है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है तब कोस फाई का मान समगुणज होता है और समगुणज में जो है कोस फाई का मान 1 आता है। तो हम यहाँ पे तीव्रता का सूत्र लगाते हैं, R बराबर √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। तो कोस फाई का मान 1 हो गया तो ये हो गया A1 का स्क्वायर प्लस 2A2 प्लस 2A1 A2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो आएगी, मैक्सिमम जो आयाम आएगा वो A1 प्लस A2 आएगा। क्या आएगा, A1 प्लस A2। अगर यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो तो विनाशी व्यतिकरण में क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2, क्योंकि संपोषी में आयाम जुड़ते हैं और विनाशी में आयाम घटते हैं। आप तो डायरेक्ट याद कर लो, संपोषी में परिणामी तरंग का आयाम जुड़ेगा यानी A1 प्लस A2 और विनाशी में घटेगा। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होगा। अगर अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत है तो उससे तरंगाग्र समतल तरंगाग्र बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद में जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। विपरीत कला में, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, विपरीत कला में। अगर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फिर एकल जिरी विवर्तन से उत्पन्न निम्निष्ठ का पथांतर तथा उच्चिष्ट का पथांतर होता है। तो ये आप जस्ट उल्टा कर दो संपोषी और विनाशी का। तो निम्निष्ठ का पथांतर यहाँ पे n लैम्बडा होता है और उच्चिष्ट का पथांतर 2n+1 λ/2 होता है एकल जिरी के लिए। एकल जिरी के लिए ये होता है। इसके बाद है नेक्स्ट अति लघुरात्मक प्रश्न, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तो तरंगाग्र को परिभाषित करेंगे तो तरंगाग्र होता है माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ये खालिस्तान में भी आ गया था और इसकी जो है परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर है इसके बाद में 22वां, प्रकाश तरंगों में दुर्वर्ण होता है परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं, क्यों। तो देखो दुर्वर्ण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में होती है जबकि ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, इसलिए ध्वनि तरंगों का दुर्वर्ण नहीं होता है। फिर है इसके बाद में 23वां प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश तरंगों के संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथांतर रूप में लिखिए।
तो संपोषी व्यतिकरण का पथांतर n लैम्बडा होता है और विनाशी व्यतिकरण का पथांतर 2n+1 लैम्बडा बाई 2 होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन क्या है, आवश्यक शर्त बताइए। तो देखो, प्रकाश का विवर्तन का मतलब है कि प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसकी आवश्यक शर्तें होती है कि अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। तो इसका तीव्रता वितरण वक्र जो होगा ये है, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोलेंगे और इधर वाले ये जो ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं इसको द्वितीयक उच्चिष्ट बोलेंगे और इधर जो ये नीचे नीचे दिख रहे हैं इसको निम्निष्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन x ये दूरी लेते हैं और ये ऊर्जा तीव्रता लेते हैं। इसके बाद है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखो। तो 2 शर्तें आप लिख सकते हो, प्रकाश तरंग की आवर्ती नियत होती है, दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होता है। अगर ज़्यादा पूछ ले तो आप ये भी ऐड कर दो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होना चाहिए, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए, कला समृद्ध स्रोत से उत्सर्जित होने चाहिए। इसके बाद है, पोलेराइड क्या होता है, 2 उपयोग बताओ। तो पोलेराइड का काम है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना और इसका उपयोग धूप के चश्मों में, रेलगाड़ी तथा वायुयान की खिड़कियों में होता है। इसके बाद है 2800%, 2 तरंगे जिनके आयाम a1 a2 थीटा कलांतर पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो परिणामी तरंग का आयाम जो होता है ये सूत्र होता है r बराबर √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद है, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात अगर 81:49 है तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो देखो, I1/I2 81/49 दे रखा है और हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आयाम निकालेंगे। तो आयाम जो होगा वो तीव्रता का क्या हो जाएगा, अगर इसका वर्गमूल लेते हैं तो I के ऊपर वर्गमूल और इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे तो ये तो A हो जाएगा और ये √I हो जाएगा। तो हमें तीव्रता दे रखी है, आयाम का अनुपात निकालना है, नहीं A1/A2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, √I1/I2। तो 81/49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9/7 आएगा, तो A1 A2 आ जाएगा 9:7, 9:7 आ जाएगा। इसके बाद है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, तो इस परिघटना का नाम लिखिए। यानी प्रकाश, ये अपन ने समान कला में है लेकिन विपरीत चल रहे हैं, विपरीत है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो ये इसका जो आंसर होगा वो विनाशी व्यतिकरण ही होगा। फिर है, हमें लघुरात्मक प्रश्न जो है 2 मिलेंगे इस चैप्टर में से, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम का व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको स्नेल के नियम का व्युत्पन्न करना है। दूसरा है, विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो इनको आप अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लें। इसके बाद है, एकलजीरी विवर्तन को समझाइए, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर लिखिए। और ये व्यतिकरण किसे कहते हैं, और विनाशी, संपोषी प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप के लिए यंग दृश्यलिट का प्रयोग का चित्र, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10वें चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सब अपने कर लिए, और जो है अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, उसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद।